जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 है, मूल अधिकार। इसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं, अध्ययन कर रहे हैं इस समय। मतलब जो उसका कुछ अधिकार है, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम बता दिए हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का संबंधी अधिकार, और आपका संपत्ति का अधिकार। इसके बारे में आप लोग बताएंगे आज। और इससे पहले अगर आप प्रीवियस क्लास जो समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार की परिभाषा 13 अल्पीकरण, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको ओपन करिएगा और प्रीवियस क्लास सब देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का। तो आज का जो हमारा क्लास है उसको हम चलिए कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जो वीडियो है जो वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 23 अनुच्छेद 23 है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण मतलब होता है किसी के अधिकारों का हनन करना। अगर कोई किसी का कोई अधिकार है, अगर आप उसके अधिकार को छीन रहे हैं उससे, तो क्या इसी को हम शोषण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम शोषण कहते हैं। शोषण एक प्रकार की जो है, मतलब आप मान सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उसका कोई अधिकार है, ठीक है, उसके अधिकार है, अधिकार उसका, लेकिन उससे आप छीन ले रहे हैं, तो इसी को हम शोषण कहते हैं, जो इसमें दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हम देखते हैं आर्टिकल 23 हमारा जो शोषण है, इसमें क्या कहता है, बालात श्रम, ठीक है, बालात श्रम है, ठीक है, बेगारी है, और क्या आपका मानव तस्करी, मानव तस्करी है। ठीक है, हम देखते हैं बालात श्रम क्या होता है। बालात श्रम क्या होता है? बालात श्रम वह स्थिति है जब किसी को अब बिना मन से, अगर उसका मन नहीं है काम करने का, श्रम मतलब बालात मतलब बिना मन के, श्रम मतलब होता है कार्य। जब हम किसी से बिना मन के उससे काम करवाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बालात श्रम कहते हैं। आप किसी से बिना मन, उसके मर्जी से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बिना मर्जी से काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कोई कंपनी में ओवर टाइम हो रहा है, अगर कंपनी चाहे तो मजदूर से ज़बरदस्ती ओवर टाइम नहीं करवा सकते। अगर मजदूर चाहेगा कि आप ओवर टाइम करिए, मतलब करने का मन करेगा मजदूर का, तभी ओवर टाइम करेगा, लेकिन उसके बदले में उसको, जो मजदूर के ओवर टाइम के बदले में कंपनी उसको अलग से मजदूरी उसकी देती है। ठीक है, लेकिन अगर मजदूर काम ना करना चाहे तो ज़बरदस्ती कंपनी या फैक्ट्री उससे ओवर टाइम नहीं करवा सकती है। ठीक है, बालाश्रम बेगारी। लेकिन कुछ स्थिति में राष्ट्रीय एकता के मामले में आपसे बालात श्रम करवाया जा सकता है। जैसे अगर किसी देश से युद्ध हो गया, मान लीजिए चाइना या पाकिस्तान से युद्ध हो गया है, उस स्थिति में आपको जो राइफल बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए स्टील की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, लोहे की मात्रा में ज़रूरत होती है। तो आपको इस फैक्ट्री में आपको ना चाहते हुए भी आपसे ओवर टाइम करवाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आपको ये करना होगा, वो भी बिना पैसे हो सकता है तो। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आपको करना भी चाहिए। ठीक है, आपको अपना पूरा देना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। ठीक है, वहीं बेगारी क्या होती है, बेगारी मतलब बिना पैसे के आप किसी से काम नहीं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे हम किसी की बेगारी कर रहे हैं या फिर आप किसी की बेगारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की हो बेगारी, मतलब बिना पैसे के काम करना। अक्सर गाँव में ऐसा होता है, किसी से बिना पैसे के मजदूर, गरीब इंसान से बिना पैसे के काम करवाया जा सकता है। ठीक है, पहले होता था, लेकिन दोस्तों अब अगर आप बेगारी करवाते हैं किसी से, तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे मूल अधिकार के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मानव तस्करी क्या होता है, मानव किसी महिला या पुरुष का क्रय विक्रय। आप लोग अक्सर देखते होंगे महिलाओं को या फिर लड़कियों को बेच दिया जाता है, उनको वेश्यावृत्ति में लगा दिया जाता है, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वैसे छोटे छोटे बच्चियों को भी वेश्यावृत्ति में बेच दिया जाता है। धीरे धीरे वो बड़ी होते होते उसी में लग जाती हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट हो जाता है। बचपन से अगर रहेंगे तो उनका माइंडसेट उसी में हो जाता है, तो क्या हो, मानव तस्करी में, वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 24 है, ये क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के
बच्चों को फैक्ट्री, कंपनी, माइनिंग, जैसे 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बच्चों को आप माइनिंग में, खनन में, फैक्ट्री में, खतरनाक काम में आप उसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अधिकारों के, क्योंकि 14 साल तक उसको निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। आप अगर उसको उस समय काम में लगाएंगे तो इसका मतलब उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। ठीक है, उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो जो हमारा आर्टिकल 14 का आता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में, माइनिंग में, उसको आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक तमिलनाडु में एक जगह शिवपुर, वहाँ पटाखों के लिए प्रसिद्ध है वो, उसमें छोटे बच्चों को लगाया जाता है तो वहाँ पे छापा पड़ता है बहुत तरीक़ों से। तो अगर वो पकड़ी जाती है कंपनी तो बहुत अधिक मात्रा में उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, बालाश्रम यानी किसी की मतलब शोषण कर, किसी ज़बरदस्ती आप काम करवाएंगे तो शोषण हो रहा है। बेगारी, बिना पैसे का आप काम करवाएंगे तो अभी शोषण हो रहा है। आप मानव तस्करी कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी पूरा ख़राब कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एक प्रकार क्या है, शोषण है। आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में लगाएंगे तो उसका भी एक प्रकार से शोषण हो रहा है, उसकी शिक्षा को आप छीन रहे हैं। तो हमारा आर्टिकल 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं आर्टिकल संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 25 जो दोस्तों अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारे धर्म से रिलेटेड जो स्वतंत्रता होती है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म में जा सकते हैं, किसी धर्म के भगवान को पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए दूसरे धर्म को हम बिना कुछ कहे, बिना हानि पहुंचाए अपने धर्म को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल जैसे 25 है वो क्या, अंतःकरण। क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण दोस्तों मतलब होता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है दोस्तों आप अपनी मर्जी से अपने धर्म के हिसाब से टीका लगा सकते हैं, चुरकी रख सकते हैं, आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, कोई भी कलर का पैंट शर्ट जो भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपने धर्म से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों व्यक्तिगत काम है, इसमें क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। आप जैसे सिख धर्म में होता हो, बड़े बड़े बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं और एक इतना बड़ा कृपाण यानी कि तलवार रखते हैं, उनको वो क्या है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक रिलेटेड कुछ नियम है। तो आप लोग देखते हो एरोप्लेन में जब यात्रा करते हैं तो उनको एरोप्लेन में जाने के लिए भी वो कृपाण अलाउ होता है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होता दोस्तों। अगर मिसयूज हो जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट बैन भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसका मिसयूज वो लोग नहीं करते हैं हालांकि। ठीक है, तो सब क्या है, धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है, एक आता है धार्मिक यानी कि सामूहिक यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे आप लोग देखते हैं अक्सर जलसा होता है, किसी घर में रामायण पूजा, हवन सामग्री जो भी, और नवरात्र में आप लोग देखते हैं जगराता भी होता है, और फिर अन्य धर्मों में सब अपना अपना सामूहिक जो प्रोग्राम होता है आप सब लोग करते हैं। तो उस आप अनुच्छेद 26 के तहत आपको अपना जो भी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत हवन पूजा करना जो भी, वो किस में आता है, आपका आर्टिकल 26 में है, धार्मिक यानी कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है हमारा, सामूहिक कार्य के लिए रखे धन पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि किसी मंदिर या मस्जिद का जो पैसा है, ठीक है, कोई धार्मिक ट्रस्ट है, संस्था है, अगर उसके लिए कोई जो अनाथालय है, ठीक है, उसके लिए अगर कोई बैंक में पैसा रखा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सामूहिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है,
ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 27 का आता है, सामूहिक कार्य के लिए रखे तो धन पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आर्टिकल हमारा 28 का आता है, आर्टिकल जो हमारा 28 का आता है कि सरकारी धन से यानी सरकारी पैसे से चल रहे कॉलेज या स्कूल या संस्था में आप किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार का धार्मिक क्रियाकलाप नहीं बता सकते हैं। लेकिन तो हालांकि सबके मन में कुछ होता है कि आप किसी स्कूल में उर्दू पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया जाता है। दोस्तों हालांकि एक भाषा है, ना कि एक धार्मिक क्रियाकलाप है। इसलिए जो हमारा जो संस्कृत जो कई विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में है, ये क्या एक तरह का भाषा है, उसमें भाषा पढ़ाई जाती है, ना कि धार्मिक क्रियाकलाप है। आप किसी भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भाषा को धार्मिक यानी कि किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। वो क्या एक भाषा है, ना कि एक धार्मिक क्रियाकलाप है, ठीक है। आर्टिकल हमारा 28 का आता है, सरकारी पैसे से चल रहे स्कूल या कॉलेज या फिर संस्था में आप किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, आर्टिकल 28 में है। उसके बाद हमारा जो ये क्या हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता। आप इसमें क्या दिख रहा है आपको, किसी धर्म से ही संबंधित सब क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा आर्टिकल 25 से 28 अंतःकरण यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता दी है। उसके बाद अगला हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये आर्टिकल 29 और 30 ये हालांकि अल्पसंख्यक के लिए है, क्या है अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को आप उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी जो संस्था कॉलेज में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। उसकी संस्कृति या भाषा के आधार पर उसको किसी कॉलेज संस्था में उसको प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आर्टिकल हमारा जो 29 कहता है किसी अल्पसंख्यक को आप उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी स्कूल कॉलेज संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। उसका मन वो अगर टोपी लगा के आ रहा माइनॉरिटी है तो रख सकता है, ठीक है। उसका जो भी मतलब सिख धर्म का है तो अगर कीपाड रख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप किसी भाषा संस्कृति के आधार पर उसको आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो हमारा 30 का आता है, अगर कहा गया इसमें आर्टिकल 30 में, अगर बहुसंख्यक कोई स्कूल है जो बहुसंख्यक जिसमें अगर उसमें बहुसंख्यकों के बीच किसी अल्पसंख्यक को जाने में उसको दिक्कत हो रही है, उसको संकोच महसूस हो रहा है, गिल्टी महसूस हो रहा है, तो वो सरकारी मदद से कोई अलग स्कूल कॉलेज संस्था को खोल सकता है, ठीक है। अगर किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यकों के बीच पढ़ने से कोई दिक्कत हो रही है, जाने में संकोच हो रहा है, तो सरकार की मदद से एक अलग अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट आपका निर्माण उसका कर सकता है, खोल सकता है, ठीक है। ये क्या है अल्पसंख्यकों के लिए है आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए। अगर हम देखते हैं आर्टिकल हमारा जो
31 है, संपत्ति का अधिकार। आप लोग जानते हैं हालांकि जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के 6 में आपके संपत्ति का अधिकार, आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। और हालांकि उसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो अर्जित संपत्ति का अधिकार है। अगर आप कहीं गए बस आपको अच्छा लगा, आप संपत्ति खरीद लिए तो क्या है, वो आपका अर्जित संपत्ति में आएगा, यानी खरीदी हुई संपत्ति में आएगा। लेकिन जो आर्टिकल 31 में है, यानी आर्टिकल जो 31 में संपत्ति का अधिकार है, ये आपका पैतृक संपत्ति, यानी आपके दादा परदादा आपके पिताजी का जो संपत्ति है उसमें किस में आएगा, आप आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार में। हालांकि इसको 1978 में 44वां संशोधन करके इसको, आर्टिकल 1978 में 44वां संशोधन करके इसको मूल अधिकार से आपका कानूनी अधिकार बना दिया। मूल अधिकार क्यों? क्योंकि जब सरकार को बहुत दिक्कत होती थी, कोई उसको भूमि अधिग्रहण विधेयक को ला करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने किया था। क्यों दिक्कत होती है? अगर कोई सरकार ट्रेन की पट्टी बिछा रही है, सड़क बना रही है, हाईवे बना रही है, ठीक है, एक्सप्रेसवे बना रही है, हवाई अड्डा बना रही है, दोस्तों उसमें जो संपत्ति जिसकी होती थी उसको लेने में उसको बहुत दिक्कत होती, कोई नहीं देता था जल्दी। उसका हमारे दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए उसने 1978 में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया और 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब क्या हुआ, कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार आपसे कोई व्यक्ति, कानूनी अधिकार आपसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, लेकिन आपसे सरकार छीन सकती है। वोट देने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार भी क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। इसको आर्टिकल 300 के काम में रखा गया, अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया, कानूनी अधिकार बना करके 300 के काम में इसको रख दिया गया है, ठीक है। अब जो आपके दादा और परदादा के इंसानी कौन है? सिर्फ आप ही बचे हैं और कोई नहीं है। इसलिए ये भी क्या हो गया, आपका संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। आर्टिकल 300 के काम में इसको अब रख दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा आर्टिकल है, मतलब जो हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों, आज का समाप्त होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा अगले टॉपिक में, हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों और जो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।